हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारे मैनेजमेंट की सीरीज चल रही थी, उसी के क्रम में 4 पार्ट तो अपलोड कर दिए गए हैं। उसी क्रम में ये 5वां पार्ट है, तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसकी अच्छी समझ हो। तो आज शुरू करते हैं। कहाँ से? शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट, जिसको हिंदी में शेयर बाजार भी कहते हैं, तो उसके बारे में बात करें। कंपनियां क्या करती है, जो उसकी विद्यमान प्रतिभूतियां होती है उनके बाजार मूल्य पर विक्रय और क्रय की सुविधा प्रदान करने वाला बाजार ही क्या कहलाता है? शेयर बाजार कहलाता है। भाई, जो कंपनियां होती है तो कंपनियों के जो हमारे बाजार मूल्य पर जो उनकी प्रतिभूतियां होती है, जो ऑलरेडी पहले से रहती है, जैसे मान लो किसी कंपनी का शेयर होते हैं, जैसे अडानी का शेयर होता है, अंबानी का शेयर होते हैं, तो उनकी कंपनी को जो विद्यमान प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य है उनको क्या करता है? विक्रय और क्रय करने की सुविधा देते हैं। क्या? विक्रय एवं क्रय की दोनों एक इसमें गलत है, इसमें क्या आएगा? क्रय आएगा यहाँ पे। ये क्रय और विक्रय की सुविधा प्रदान करने वाला बाजार ही क्या कहलाता है? शेयर बाजार कहलाता है। यह बाजार क्या है? विद्यमान निवेशकों को, जो पहले से निवेशक है, उनको निवेश और निवेशकों को प्रतिभूतियों में निवेश करने की विकल्प देता है। कि जो हमारे निवेशक होते हैं वो प्रतिभूतियों में, ये शेयर के अंदर क्या है, निवेश कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो शेयर बाजार क्या है? निवेश के ऑप्शंस देता है शेयर मार्केट के जरिए। अब बात करें शेयर बाजार के क्रियाकलापों की। शेयर बाजार में क्या क्या काम होते हैं? पहला काम होता है हमारे विद्यमान प्रतिभूतियां होती हैं उनको तरलता प्रदान करना। जो हमारे पहले से शेयर बाजार है, तो शेयर बाजार में क्या है, पैसे इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकता है, तो इससे तरलता मिलती है उनको। प्रतिभूतियों की मांग और आपूर्तियों पर आधारित बाजार मूल्य का पता लगाना। क्या? प्रतिभूतियों की मांग एवं आपूर्तियों पर आधारित बाजार मूल्य का पता लगाना। और बाजार मूल्य पर प्रतिभूतियों के लिए व्यापार मंच को उपलब्ध कराना। क्या? बाजार मूल्य पर प्रतिभूतियों के लिए व्यापार मंच को उपलब्ध कराना। कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने में सहयोग करना। क्या? कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने में सहयोग करना, क्योंकि कंपनी खुद चाहती है कि उनके पास पैसा है, और वो पैसा कैसे? शेयर मार्केट के जरिए आता है। वैधानिक सट्टेबाजी को प्रोत्साहित करना। कई बार क्या होता है कि शेयर बाजार में सट्टेबाजी का भी काम होता है। मतलब प्रिडिक्टिव फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एक प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भविष्य में ये इसके दाम कैसे होने वाले, सही होने वाले हैं या खराब होने वाले। तो वैधानिक सट्टेबाजी को ये प्रोत्साहित करता है। तो हमारे शेयर बाजार के क्रियाकलापों की बात करें तो विद्यमान प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करना, प्रतिभूतियों की मांग और आपूर्तियों पर आधारित बाजार मूल्यों का पता लगाना, बाजार मूल्य पर प्रतिभूति के लिए व्यापार मंच को उपलब्ध कराना, और कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने में सहयोग करना। और साथ ही साथ क्या, जो हमारी वैधानिक सट्टेबाजी, इसको प्रोत्साहित करना शेयर बाजार के क्रियाकलापों में गिनती आता है। अब हम बात करेंगे भारत में शेयर बाजार पूंजी बाजार का हिस्सा है। जो पूंजी बाजार, और साथ ही साथ देखें तो पूंजी बाजार के 2 भाग होते हैं। 2 तरह के बाजार होते हैं पूंजी बाजार के अंदर। क्या? एक तो हमारा प्राथमिक बाजार होता है, एक होता है हमारा द्वितीयक बाजार। क्या होता है? एक तो हमारा प्राथमिक बाजार होता है, एक होता है हमारा द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार में क्या होता है, नई नई जो कंपनियां आती है अपनी अपनी प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है, मतलब अपने अपने जो शेयर्स होते हैं उनका निर्गमन करती है। तो प्रतिभूति या शेयर्स की बात करते हैं। जब नई नई कोई कंपनी आती है तो उनको भी तो पहली बार जो आएगी तो वो अपने शेयर कहाँ बेचेगी, तो सिर्फ क्या कहते हैं, प्राथमिक बाजार कहते हैं, जहाँ पे नई नई कंपनियों के द्वारा प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है। कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने का बाजार होता है। ये भी क्या होता है कि कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने का बाजार होता है। पूंजी निर्माण में सहायक होता है। ये क्या होता है? पूंजी निर्माण में सहायक होता है। प्रतिभूतियों का मूल्य अंतिम रूप से निर्गमक द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो बेचता है, जो शेयर बेच रहा है, तो उसके द्वारा क्या है कि अंतिम मूल्य डिसाइड किया जाता है कि ये शेयर कितने रुपये में बिकेगा। फिर आता है प्रतिभूतियों का क्रय। क्या था? प्रतिभूतियों का क्रय। और हमारे जो क्या कहते हैं, प्राथमिक बाजार के मध्यस्थ कंपनी की सहायता करते हैं। प्राथमिक बाजार के जो मध्यस्थ है ना, वो कंपनी की सहायता करते हैं कि वो कैसे अपने शेयर्स को मार्केट में बेचे। तो प्राथमिक बाजार की हमने देख ली। तो प्राथमिक बाजार के मुकाबले क्या द्वितीयक बाजार की बात करें तो प्राथमिक बाजार में तो नई कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों का निर्गमन होता है, तो द्वितीयक बाजार में निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। मतलब जो पहले से मार्केट के अंदर उपलब्ध है, मतलब वो कंपनियां जिनको बहुत टाइम हो गया और वो टाइम से क्या है कर रही है। अब क्या है कि वो जो भी व्यापार करती है, लेन देन करती है, क्रय विक्रय करेंगी, तो द्वितीयक बाजार के अंदर करेंगी। फिर आता है निवेशकों के लिए निवेश से आय अर्जन का बाजार होता है। भाई, निवेशक होते हैं, मैं पैसा लगाना चाहता हूँ तो मैं कहाँ लगा सकता हूँ, तो द्वितीयक बाजार क्या मुझे ऑप्शन देता है कि यहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो। जबकि प्राथमिक बाजार की बात करें तो कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने का बाजार है प्राथमिक बाजार। द्वितीयक बाजार की बात करें तो ये तरलता रूपांतरण में सहायक होता है। क्या होता है कि द्वितीयक बाजार तरलता रूपांतरण में सहायक होता है, जबकि प्राथमिक बाजार क्या होता है, पूंजी निर्माण में सहायता करता है। पूंजी निर्माण में सहायता तो हमारे प्राथमिक बाजार करता है, द्वितीयक बाजार क्या करता है, तरलता रूपांतरण में सहायता करता है।
बात करें द्वितीयक बाजार की तो मूल्य निर्माण और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। मूल्य क्या है? मांग और आपूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है कि मांग ज़्यादा होगी तो मूल्य ज़्यादा हो जाएगा, मांग कम है तो क्या है, मूल्य कम हो जाएगा। और आपूर्ति भी इसी से डिसाइड होती है। मांग और आपूर्ति का नियम हमने जो हमारे इकोनॉमिक्स का टॉपिक था उसमें देख लिया था। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय दोनों ही होता है। यहाँ पे क्या होता है? प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय दोनों ही होता है। और मध्यस्थ निवेशकों की सहायता करते हैं। क्या करते हैं? मध्यस्थ निवेशकों की सहायता करते हैं। तो इस तरह हमने प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार की देख ली। भारत में बात करें तो भारत में शेयर बाजार में स्टॉक एक्सचेंज नामक संस्था की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या? भारत में शेयर बाजार में स्टॉक एक्सचेंज नाम की जो संस्था होती है वो बहुत बढ़िया और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका की तरह काम करती है। अब स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? द्वितीयक बाजार की वह प्रमुख संस्था जो प्राथमिक बाजार में जारी की गई प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करते हुए उनके व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराती है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? द्वितीयक बाजार की प्रमुख संस्था जो क्या द्वितीयक बाजार की प्रमुख संस्था जो क्या है, प्राथमिक बाजार में जारी की गई प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करती है। प्राथमिक बाजार में जारी की गई प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करती है और उनके व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराती है। उनको क्या करती है? व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराती है। तो अब स्टॉक एक्सचेंज देख लिया। स्टॉक एक्सचेंज के कार्य देखते हैं। प्राथमिक बाजार में जारी की गई प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करना इसका पहला कार्य। दूसरा, सूचीबद्ध जो प्रतिभूतियां हैं उनके बाजार मूल्य को प्रदर्शित करना। जो पहले से मार्केट के अंदर सूचीबद्ध प्रतिभूतियां हैं उनके बाजार मूल्य को प्रदर्शित करना। बाजार मूल्य पर प्रतिभूतियों के व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराना। बाजार मूल्य पर क्या? प्रतिभूतियों के व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराना भी इसका उद्देश्य है। अब भारत की प्रमुख एक्सचेंजों की बात करते हैं। भारत में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं? परीक्षा में आई हुई ये चीज एक बार, कौन कौन सी कंपनियां हैं, वो कंपनी या संस्थाएं स्टॉक एक्सचेंज की तरह कार्य करती है। एक होता है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1975 में व्यक्तियों के संघ के रूप में हुई थी। क्या? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी व्यक्तियों के संघ के रूप में। जबकि दूसरा क्या हमारा एनएससी होता है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो 1992 में बड़े वित्तीय संस्थानों के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका बड़े वित्तीय संस्थान थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था 1992 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 कंपनियां सूचीबद्ध है। कितनी? 5000 कंपनियां सूचीबद्ध है। जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1600 से 1800 कंपनियां सूचीबद्ध होती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स और एनएससी का क्या होता है? निफ्टी। क्या होता है? एनएससी का निफ्टी होता है। तो इस तरह हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को देख लिया। 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन था? भारत के दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज के नाम बताए, बीएसई और एनएससी। तो ये 2021 के अंदर था। आप बता सकते हैं कि बीएसई तो हमारा 1875 में बना था, जबकि एनएससी कब बना था? 1992 में। अब बीएसई क्या करता है? सूचीबद्ध कंपनियों में से प्रमुख 30 कंपनियों के औसत बाजार मूल्य परिवर्तन का सूचकांक बीएसई का समिति सूचकांक कहलाता है। ध्यान रखना, 30 कंपनियों का ही होता है इसके अंदर। 30 कंपनियों का औसत बाजार मूल्य परिवर्तन का सूचकांक बीएसई का समिति सूचकांक कहलाएगा। जबकि हमारे एनएससी में क्या होता है? 50 कंपनियों को गिना जाता है। क्या होता है? एनएससी के अंदर 50 कंपनियां। एनएससी सूचीबद्ध कंपनियों में से प्रमुख 50 कंपनियों के औसत बाजार मूल्य परिवर्तन का सूचकांक क्या कहलाता है? एनएससी का समिति सूचकांक कहलाता है। तो एनएससी में तो कितनी? 50 कंपनियां होती है, जबकि बीएसई में कितनी? केवल 30 कंपनियां होती है। तो आपसे याद रखना। फिर अब बात कर ले, कुछ शब्द आते हैं हमारे शेयर मार्केट के, जो यदि आपको आते हैं तो आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। जैसे एक शब्द आता है हमारा तेजड़िया। तेजड़िया किसे कहते हैं? बुल। तेजड़िया क्या होता है? बुल होता है। बुल का मतलब होता है जो ये मानता है कि शेयर मार्केट आगे जाके ऊपर बढ़ेगा, न कि घटेगा। तेजड़िया वे निवेशक होते हैं जो प्रतिभूतियों के भावी बाजार मूल्य में तेजी का अनुमान लगाते हैं कि भावी समय में या भावी बाजार में क्या रेटें बढ़ेगी, और ये अनुमान लगाकर प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, मतलब प्रतिभूतियां खरीदते हैं। इनको आशावादी निवेशक भी कहते हैं। दूसरे होते हैं मंदड़िया या बियर। वे निवेशक जो प्रतिभूतियों के भावी बाजार में मूल्य में मंदी का अनुमान लगाते हैं कि आने वाले समय में मंदी आएगी, जो भाव है ये गिरेंगे। तो दोनों के दोनों ये चीज़ सोच सकते हैं कि मतलब कोई ये सोच सकता है मार्केट गिरेगा, दूसरा सोच सकता है मार्केट उठेगा। क्या मार्केट उठेगा या मार्केट गिरेगा, दोनों ही अंदाजे लगाए जा सकते हैं। क्योंकि अंदाजा तो कोई कुछ भी लगा सकता है। कई बार क्या होता है कई बार क्या है कि कोई सही अंदाजा लगा लेता है तो उसको फायदा भी हो जाता है। तो फिर बात करें स्टॉक की। वे निवेशक जो आईपीओ में जारी की गई प्रतिभूतियों में अति अल्पकाल के निवेश करें।
क्या होता है, वे निवेशक जो अब IPO में जारी की गई प्रतिभूतियों में अति अल्पकाल के लिए निवेश करते हैं कि भैया हम तो क्या IPO में पैसा निवेश करते हैं, फ़ायदा बहुत है और हम तो छोड़ के निकाल के चल भग जाते हैं, उन्हें स्टेक कहते हैं। फिर बात करें IPO, क्या IPO किसे कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर या प्राथमिक पूंजी निर्गमन किसे कहते हैं। तो असूचीबद्ध कंपनियां है, मतलब जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में किसी में भी सूचीबद्ध नहीं है, तो वो असूचीबद्ध कंपनियों के द्वारा प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों का निर्गमन करना है। पहली बार जब निर्गमन किया जाता है उसे IPO कहते हैं। IPO क्या होता है, असूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों का प्रथम निर्गमन ही क्या कहलाता है, IPO कहलाता है। फिर बात करें द्वितीय पूंजी निर्गमन, फॉलो ऑफ पब्लिक ऑफर, तो सूचीबद्ध कंपनियों के द्वारा पुनः पूंजी जुटाने के लिए प्रतिभूतियों का निर्गमन करना ही FPO कहलाता है। FPO किसे कहते हैं, जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं पहले से सूचीबद्ध, वो दोबारा से पूंजी जुटाने के लिए क्या करती है, FPO को जारी करती है। तो प्राथमिक पूंजी निर्गमन और द्वितीयक पूंजी निर्गमन को आप समझ चुके हैं। फिर बात करें हम आगे आता है पारस्परिक कोष या म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड किसे कहेंगे, तो म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। सेबी नियमों के अधीन अधिकृत वह कोष या सेबी नियमों के अधीन पंजीकृत वह कोष जो यूनिट मतलब अंश बेचकर प्राप्त रकम को, क्या, जो यूनिट अर्थात अंश बेचकर प्राप्त रकम को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करता है। तो सेबी नियमों के अधीन पंजीकृत वह कोष जो यूनिट मतलब अंश बेचकर प्राप्त रकम को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करता है और आय का परस्पर विभाजन यूनिट धारकों को करता है। जितनी भी आय होती है उस आय का परस्पर विभाजन क्या है, यूनिट धारकों को करता है, उसे पारस्परिक कोष या म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड सही है, क्यों, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा योगदान करता है, क्योंकि इसमें जो पैसा लगाया जाता है आपके द्वारा, तो वह क्या देश की अर्थव्यवस्था में काम करता है और बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर वह बढ़ावा देने का कार्य करता है। जैसे अब देखते हैं म्यूचुअल फंड में क्या है, सेबी इसको कंट्रोल करता है, क्या करता है, सेबी कंट्रोल करता है। फिर इसको निवेशक होते हैं, क्या, इसके कुछ प्रबंधक होते हैं जो एसेट मैनेजमेंट का काम करते हैं, जैसे हमारे बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंस इंस्टीट्यूट, ऐसे करके बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट होते हैं जो ये ध्यान रखते हैं। और निवेश किस में कहते हैं, रियल एस्टेट में, गोल्ड, बैंक, शेयर मार्केट, तो ऐसे करके बहुत सारी जगह निवेश करते हैं शेयर म्यूचुअल फंड से। तो इस तरह से यूनिट किसको दी जाती है, यूनिट हमारे निवेशक को दी जाती है। तो इस तरह म्यूचुअल फंड का कार्य चलता है। तो समझ चुके हैं, म्यूचुअल फंड कंट्रोल किया जाता है हमारे सेबी के द्वारा। इसमें जो पैसा लगाता है वो निवेशक कहलाता है, उसके बदले उसे क्या कहते हैं, यूनिट दिए जाते हैं। तो उसे क्या है, यूनिट दिए जाते हैं। अब इसको प्रबंधन का कार्य कौन करता है, प्रबंधन के लिए बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट होते हैं, जैसे बैंक होता है, इंश्योरेंस होता है, फाइनेंस इंस्टीट्यूट होते हैं ये। फिर ये क्या करते हैं, निवेश करते हैं रियल एस्टेट में, गोल्ड, बैंक, शेयर मार्केट, ऐसे करके बहुत सारी जगह निवेश करते हैं। भारत की बात करें तो भारत में म्यूचुअल फंड व्यवसाय की शुरुआत 1964 में UTI के द्वारा की गई थी। तो भारत में क्या म्यूचुअल फंड व्यवसाय की शुरुआत कब की गई, 1964 में UTI के द्वारा की गई थी। तो बात है डीमैट अकाउंट की बात करें, डीमैट अकाउंट क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का खाता है। डीमैट अकाउंट भी क्या होता है, एक तरह का खाता होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप की या इलेक्ट्रॉनिक तरीके की प्रतिभूतियों को प्रविष्टि किया जाता है, मतलब शामिल किया जाता है। जैसे मैं शेयर मार्केट का काम करना चाहता हूँ, मतलब शेयर मार्केट में पैसा एसेट खरीदना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, तो मुझे क्या डीमैट अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिभूतियों को खरीदूंगा और बेचूंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप की प्रतिभूतियों को प्रविष्ट किया जाता है, तो ऑनलाइन व्यापार में सहयोगी होती है, जो क्या होते हैं, ऑनलाइन व्यापार में सहयोग करती है। भारत की बात करें, भारत में डीमैट खाते से जुड़ी क्या, भारत में डीमैट खाते से जुड़ी व्यवस्था डिपॉजिटरी या निष्पक्षागार नामक संस्थाओं के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में कौन कौन सी संस्थाएं हैं डीमैट से जुड़ी हुई, एक तो NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो दो तरह की संस्थाएं होती है भारत के अंदर। तो ये हमारे डीमैट खातों से मतलब इनके जरिए आप डीमैट खाते खुलवा सकते हैं। तो ये पहला शब्द आपने डीमैट अकाउंट देख लिया। दूसरा शब्द आता है हमारा भंगारांश या हमारा पेनी स्टॉक। तो वे अंश जिनका बाजार मूल्य काफ़ी कम होता है और ये निवेश के लिए आकर्षक होते हैं। सब सोचते हैं भैया ये इनका मूल्य कम है और भविष्य में ये बहुत ताबड़तोड़ वृद्धि करेंगे, तो वो पेनी स्टॉक कहलाते हैं। पेनी स्टॉक में नहीं करना चाहिए कभी भी निवेश। फिर बात करें बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग के बारे में हमने इकोनॉमिक्स में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। बैंकिंग क्या करते हैं, जनता से जमायत स्वीकार करता है,
उसके बदले क्या देता है? ब्याज देता है। जनता से जमा स्वीकार करता है बैंक और जनता को क्या देता है? ब्याज देता है। बैंक क्या करता है? जनता को ऋण भी देता है और जनता से क्या लेता है? फिर उसके बदले ब्याज लेता है। तो इन दोनों के ब्याज के अंतर से बैंक अपना खर्चा निकालता है। बैंक क्या करता है? अपना खर्चा इन दोनों के ब्याजों के अंतर से ही निकालता है। अब बात करें बैंक क्या होती है। बैंक वे संस्थाएं होती हैं जो संगठित नियमों के अधीन जो संगठित नियमों के अधीन जनता से जमाएं स्वीकार करती है और उन्हें ऋण प्रदान करती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। तो बैंक किसे कहते हैं? जो संगठित नियमों के अधीन, मतलब आरबीआई के नियम के अधीन भारत के अंदर काम करते हैं। तो संगठित नियमों के अधीन जनता से जमाएं स्वीकार करती है और उन्हें ऋण प्रदान करती है। इन संस्थाओं के द्वारा किए गए कार्य बैंकिंग कार्य कहलाते हैं। जो संस्थाएं होती है जो ऐसे काम करती है, तो इनके द्वारा किए गए कार्य क्या कहलाते हैं? बैंकिंग कार्य कहलाते हैं। हमने इस चीज़ को देख लिया। अब आता भारत में कार्यरत समस्त बैंकों के संबंध में दो चीज़ें काम करती हैं। क्या भारत में जितने भी बैंक काम करते हैं उनके संबंध में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। दो कौन कौन से नियम है वो प्रभावी है। एक तो हमारा आरबीआई एक्ट 1934 और एक आता बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्या? एक तो हमारा आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बैंकिंग नियमन अधिनियम या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 5B के अनुसार ऋण देने के उद्देश्य से या निवेश के उद्देश्य से, क्या ऋण देने के उद्देश्य से अथवा निवेश के उद्देश्य से जब जनता से जमाएं स्वीकार की जाती है तो इसे बैंकिंग कहते हैं। क्या? ऋण देने के उद्देश्य से या फिर निवेश करने के उद्देश्य से जब जनता से जमाएं स्वीकार की जाती है तो इसे बैंकिंग कहते हैं। और जो संस्थाएं ऐसी क्रियाएं करती है उन्हें बैंक कहते हैं। ये कहाँ लिखी है? हमारी बैंक नियमन अधिनियम 1949 की धारा 5B में। भारत की बात करें तो भारत में बैंकिंग व्यवस्था की प्रमुख नियामक संस्था हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई है, जिसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 की धारा के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में की गई थी। कैसे? निजी क्षेत्र का जो बैंक था ना, प्राइवेट बैंक, इसके रूप में की गई थी। और बैंकिंग नियमन एक्ट 1949 के अंतर्गत भारत सरकार ने रिजर्व बैंक की समस्त पूंजी को अधिकृत कर लिया और आरबीआई का क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर लिया, मतलब इसे सरकारी बना दिया। आरबीआई क्या कर दिया? सरकारी बना दिया। जब इसको बनाया गया था तभी क्या था? प्राइवेट बैंक था। अब भारत की बात करें तो भारत में बैंकों का वर्गीकरण करें तो भारत में बैंक कितने प्रकार के होते हैं? वैसे हमने इकोनॉमिक्स इसको ठीक से पढ़ लिया था, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ब्रीफ देखेंगे यहाँ तो, क्यों? क्योंकि ये तो इसमें तो ब्रीफ ही आता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कार्य तो दो तरह के होते हैं, एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बात करें तो वे अनुसूचित बैंक जो धन का लेन देन लाभों के उद्देश्य से करते हैं उन्हें वाणिज्यिक अनुसूचित बैंक कहते हैं। क्या? वाणिज्यिक अनुसूचित बैंक होते हैं जो धन का लेन देन क्या है? लाभों के उद्देश्य से करते हैं। अब भारत में क्या है? बैंकों की बात करें तो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में क्या है? बैंकों के बारे में बताया गया है। तो जो इस दूसरी अनुसूची में लिखे गए उन्हें हम अनुसूचित बैंक कहते हैं, जो दूसरी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। अनुसूचित बैंक वाणिज्य बैंक होते हैं और गैर अनुसूचित बैंक संसद या राज्य के नियमों से संचालित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अनुसूचित बैंक दो तरह के होते हैं, एक तो घरेलू बैंक होते हैं, एक विदेशी बैंक होते हैं, मतलब विदेशों में चालू किए गए, जैसे HSBC बैंक है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है, तो ऐसे करके। घरेलू बैंक भी दो तरह के होते हैं, एक तो निजी बैंक और एक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक। निजी बैंक पुरानी पीढ़ी के जो 1993 को उसको नई पीढ़ी का बनाया गया है 1993 से। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं जो पहले निजी थे और बाद में उसको सरकारी बना दिया गया। राष्ट्रीयकृत बैंक कौन से होते हैं? जो पहले क्या थे? प्राइवेट थे, निजी थे, लेकिन बाद में उनको सरकारी बना दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की बात करें तो अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक क्या जब शुरू की गई थी ना तब से वो सरकारी थे, ऐसे भी होते हैं हमारे। तो इस तरह में जो बैंक है तो बैंकों के बारे में देख लिया। अब बात करें बैंक इनके कार्य क्या क्या होते हैं, क्या है इनकी क्या क्या कार्य वो देखें। तो प्राथमिक कार्य क्या है इसका? बैंकों के प्राथमिक कार्य होते हैं जमाएं स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। यही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बैंक? तो प्राथमिक कार्य क्या होते हैं इनके? जमाएं स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना बैंकिंग के प्रमुख कार्य। सहायक कार्यों की बात करें तो चेक्स भुगतान करना, मतलब चेक से पैसा देना और चेक भी देना, ये भी तो एक तरह का काम है। लॉकर सुविधा देना, बिल भुगतान करना, बीमा सेवाएं देना और शेयर बाजार की सेवाएं देना। तो इस तरह ये सहायक कार्य और मेन कार्य
तो जमाएं स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। तो ये तो सहायक और मुख्य कार्य हो गए। अब और मेन कार्य क्या क्या है? क्या ग्राहकों से जमाएं स्वीकार करके ऋण प्रदान करना, बचत की जो प्रवृत्ति है उसको प्रोत्साहित करना। बैंक क्या चाहते हैं कि लोगों में बचत की प्रवृत्ति है वो प्रोत्साहित होनी चाहिए। साख सर्जन का निर्माण करना, क्या साख सर्जन का निर्माण करना, वाणिज्य को बैंक ग्राहकों से जमाएं स्वीकार करके जब उसी कुल जमा रकम के अधिकांश हिस्से को ऋण के रूप में वितरित करते हैं तो इसे ही साख सर्जन करना कहते हैं। साख सर्जन करने का मतलब ये होता है बैंक क्या वाणिज्य को क्या मतलब जैसे कंपनियां होती है, फैक्ट्रियां होती है, इनको क्या वाणिज्य बिजनेस की बात कर रहे हैं तो उनको क्या बैंक क्या है ग्राहकों से पैसा लेती है, जमाएं स्वीकार करती है और जितना पैसा जनता ने पैसा जमा कराया उस पैसे में से ही एक बहुत बड़े हिस्से को वाणिज्य को ऋण के रूप में वितरित कर देती है। इसे क्या कहते हैं? साख सृजन करना कहते हैं। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करना, ग्राहकों की मांग पर इलेक्ट्रॉनिक आधारित बैंकिंग सुविधा देना। क्या? ग्राहकों की मांग पर इलेक्ट्रॉनिक आधारित बैंकिंग सुविधा देना, जैसे हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जारी करना। इंटरनेट के माध्यम से खातों से संबंधित संचालन सेवाएं देना। क्या? इंटरनेट के माध्यम से खातों से संबंधित संचालन सेवाएं देना, ये भी हमारे इसी के अंतर्गत आता है। अन्य उपयोगी कार्यों की बात करें तो जैसे चेक से भुगतान, लॉकर, बिल भुगतान, बीमा सेवाएं, शेयर बाजार की सेवाएं, विनिमय, विदेशी विनियम मतलब मुद्रा का क्रय विक्रय करना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो हमने बैंकिंग के कार्य देखे। अब कुछ खास बातें देखें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसे कहते हैं? क्या? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसे कहेंगे? RRB, जिसे रूरल रीजनल बैंक। तो वे अनुसूचित बैंक जो क्षेत्र विशेष में ग्रामीण और कृषि विकास हेतु बैंकिंग गतिविधियां चलाते हैं। क्या? वे अनुसूचित बैंक जो क्या क्षेत्र विशेष में के ग्रामीण और कृषि विकास के लिए बैंकिंग सेवाएं या बैंकिंग गतिविधियां चलाते हैं, उन्हें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसे कहेंगे? वे अनुसूचित बैंक जो क्या 1975 में बनाए गए थे पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर को। तो उनकी बात करें तो वे अनुसूचित बैंक जो क्षेत्र विशेष में ग्रामीण और कृषि विकास के लिए बैंकिंग गतिविधियां संचालित करते हैं, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहलाएंगे। फिर आते हैं हमारे सहकारी बैंक। तो राज्य विशेष में सहकारिता मतलब एक सबके लिए, सब एक के लिए, किस सिद्धांत पर कार्यरत बैंक जिनकी त्रिस्तरीय संरचना हो। कैसी संरचना? त्रिस्तरीय, 3 स्तर की संरचना है, उन्हें सहकारी बैंक कहेंगे। तो राज्य विशेष में सहकारिता मतलब एक सबके लिए, सब एक के लिए के सिद्धांत पर कार्यरत बैंक जिनकी क्या है त्रिस्तरीय संरचना होती है, उन्हें सहकारी बैंक कहते हैं। फिर आते हैं हमारे विभेदीकृत बैंक। वह बैंकिंग जो विशिष्ट श्रेणी के ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है। जो विशेष श्रेणी के ग्राहक होते हैं उनको क्या बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे कि हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्तीय बैंक। तो ये क्या करते हैं? जो स्पेशल कस्टमर होते हैं उनको क्या वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराती है, उन्हें विभेदीकृत बैंक कहते हैं। जैसे पहले हमारा IDBI था, सेबी था, तो सेबी तो नहीं है, सिडबी था, तो ऐसे करके बहुत सारे बैंक हुआ करते थे। बात करें बैंकिंग व्यवसाय में जमाओं के प्रकार। बैंकिंग व्यवसाय में जमाएं कितनी प्रकार की होती है उसकी बात करें। पहली होती है हमारी मांग आधारित जमा, जिसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो वो जमाएं जो जमाकर्ता को मांग पर दे होती है, जब चाहे जब मांग लो। जैसे हमारा सेविंग का अकाउंट होता है, उसमें हमारा पैसा फिक्स रहता है, फिक्स तो सभी का रहता है, लेकिन वो जमाएं जो जमाकर्ता जब मांगे तो उसको तुरंत दे दे। जैसे चालू खाते और बचत खाते की जमाएं, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो पैसा जमा होता है उसको ग्राहक कभी भी मांग सकता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? हमारे मांग आधारित जमा या डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। फिर आता है अवधि आधारित जमाएं। क्या होती है? अवधि आधारित जमाएं। तो अवधि आधारित जमाएं किसे कहते हैं? अवधि आधारित जमाएं किसे कहते हैं? जिसको टर्म डिपॉजिट कहते हैं। तो वे जमाएं जो एक पूर्व निर्धारित अवधि के पश्चात जमाकर्ता को लौटाई जाती है, अर्थात समय से पहले कोई नहीं मांगता उस पैसे को, समय से पहले कोई नहीं मांगता कि उसे मतलब जैसे हमारी FD होती है 1 साल के लिए बना दी, 1 साल के से पहले कोई भी उस पैसे को नहीं मांगता है, और यदि मांगता है तो उसे वो लाभ नहीं मिलेगा जो उसको वादा किया गया है। तो उससे पहले कोई नहीं मांगता, इसलिए कंपनी के लिए क्या होता है, जो हमारे अवधि आधारित जमाएं मतलब टर्म डिपॉजिट होती है, ये थोड़ी बढ़िया रहती है, इससे कंपनी को ज़्यादा फायदा रहता है। स्थायी जमा और आवर्ती जमा मतलब जिसे FD और RD कहते हैं। RD का मतलब क्या होता है? जैसे हम क्या करते हैं, हर महीने निवेश को लेने की सोचते हैं, क्या करते हैं? हर महीने लेने की सोचते हैं कि जैसे किस्तों के अंदर जमा
कराई जाती है। आरडी क्या होती है? किस्तों के अंदर जमा कराई जाती है। अब आइए बात करेंगे एनबीएफसी के बारे में। किसके बारे में? एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एनबीएफसी की बात करें, एनबीएफसी क्या होते हैं? तो वो कंपनी जो कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत होती है, वो कंपनी जो कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत होती है और बैंक ना होते हुए भी बैंक के समान कुछ गतिविधियां संचालित करती है। जो बैंक तो नहीं होती, बैंक की तरह क्या होती है? कुछ गतिविधियां संचालित करती है, लेकिन ये बैंक नहीं होती है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं बैंक के समान निम्नलिखित कार्य करती है। जैसे ऋण प्रदान कर सकती है। ये क्या कर सकती है? ऋण प्रदान कर सकती है, लोन दे सकती है, लोन ले सकती है। पहला, ऋण प्रदान कर सकती है, अवधि आधारित जमाएं स्वीकार कर सकती है, लेकिन मांग आधारित जमाएं स्वीकार नहीं कर सकती। क्या कर सकती है? अवधि आधारित जमाएं स्वीकार कर सकती है, लेकिन मांग आधारित जमाएं स्वीकार नहीं कर सकती। स्वयं का एटीएम स्थापित कर सकती है, जो व्हाइट लेबल एटीएम कहलाता है। मतलब खुद के एटीएम बना सकती है, जो क्या होते हैं? व्हाइट लेबल एटीएम कहलाते हैं। वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करा सकती है। क्या है? वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करा सकती है। हम देख सकते हैं एनबीएफसी बैंकों के समान कौन कौन से कार्य करती है। पहला कार्य, ऋण प्रदान कर सकती है। क्या? ऋण प्रदान कर सकती है, अवधि आधारित जमाएं स्वीकार कर सकती है, स्वयं का एटीएम स्थापित कर सकती है, जो व्हाइट लेबल एटीएम कहलाता है। ठीक है, तो वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करा सकती है। क्या करा सकती है? वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करा सकती है। तो ये हमारे कार्य है इसके, एनबीएफसी के। अब बात करें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, एनबीएफसी बैंकों के समान कौन कौन से काम नहीं कर सकती है। एनबीएफसी क्या? बैंकों के समान कौन कौन से कार्य नहीं कर सकती, उसकी बात करें। पहला कार्य, मांग पर देय जमा स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे बचत खाता, चालू खाता नहीं खोल सकते। क्या? कि बचत खाता है, चालू खाता नहीं खोल सकती है। दूसरा, चेक जारी नहीं कर सकती। क्या? चेक जारी नहीं कर सकती है। और चेक से भुगतान का हिस्सा भी नहीं बन सकती। चेक से भुगतान का हिस्सा भी नहीं बन सकती। तो तीनों चीज़ें हो गई इसके अंदर। मांग पर देय जमा स्वीकार नहीं कर सकती, और बचत, जैसे बचत खाता, चालू खाता नहीं खोल सकती ये बैंक, चेक जारी नहीं कर सकती, चेक से भुगतान का हिस्सा भी नहीं बन सकती। मतलब किसी का चेक स्वीकार भी नहीं कर सकती और खुद भी चेक जारी नहीं कर सकती। अब हम बात करेंगे क्या कि बैंकिंग और एनबीएफसी दोनों के बीच में कुछ खास अंतर है। क्या है? बैंकिंग और एनबीएफसी के बीच में कुछ खास अंतर है। उस अंतर की बात करें कि अंतर क्या है। अंतर क्या है उसको देखें। तो बैंक क्या होते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों से पूर्णतः संचालित होते हैं। क्या? बैंक क्या होते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों से पूरी तरह से संचालित होते हैं, जबकि हमारे एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक के नियम इस पर भी लागू होते हैं। ध्यान रखना, बैंक और एनबीएफसी दोनों पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम लागू होते हैं। बैंक में एफडी और आरडी और साथ ही साथ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, मतलब अवधि पर दे और मांग पर दे दोनों जमाएं स्वीकार कर ली जाती है। अवधि पर दे और मांग पर दे जमाएं स्वीकार कर ली जाती है बैंक के अंदर, जबकि एनबीएफसी के अंदर केवल अवधि पर दे जमाएं ही स्वीकार की जाती है, मांग पर दे जमाएं स्वीकार नहीं की जाती। बैंक चेक जारी कर सकता है, लेकिन एनबीएफसी चेक जारी नहीं कर सकता। बैंक क्या चेक से भुगतान का हिस्सा भी बन सकता है। एनबीएफसी न तो चेक जारी कर सकता है, न ही चेक से भुगतान का हिस्सा बन सकता है। शेयर बाजार में निवेश नहीं कर सकते। बैंक के पास जितना पैसा है उस पैसे का ना शेयर बाजार में निवेश नहीं कर सकते, इसकी एनबीएफसी क्या है? शेयर बाजार में निवेश भी कर सकता है। बैंक क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक के सीएलआर, एसएलआर और सीआरआर, या एसएलआर और सीआरआर है, उनके नियमों का पालन उनके लिए करना अनिवार्य होता है। क्या? ये पालन करना उनको अनिवार्य होता है, एसएलआर और सीआरआर का जो नियम होता है वो। जबकि हमारे एनबीएफसी एसएलआर और सीआरआर के नियम ऐच्छिक रूप से लागू होते हैं। क्या होते हैं? ऐच्छिक रूप से लागू होते हैं। तो दोनों में अंतर हमने देख लिया। अब बात करते हैं हमारे एनबीएफसी संस्थाओं के प्रकार। एनबीएफसी कितने प्रकार की होती है? क्या होती है एनबीएफसी? कितने प्रकार की होती है वो देखें। पहले आते हैं एनबीएफसी संस्थाओं के प्रकार में। ये कैसे रेस करें? एनबीएफसी संस्थाओं के प्रकार की बात करें तो पहली आती है हमारी एनबीएफसी कौन सी? वित्तीय संस्थाएं।
जो केवल क्या करती है, वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती है। जो क्या करती है, वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती है, वित्तीय एनबीएफसी संस्थाएं कहलाती हैं। दूसरी निवेश एनबीएफसी संस्थाएं जो निवेश सेवाएं देती है। तीसरी ऋण एनबीएफसी संस्थाएं जो ऋण देने का काम ही करती हैं, जो ऋण की सेवाएं देती है। संपत्ति प्रबंधन एनबीएफसी वे एनबीएफसी संस्थाएं जो अपने कोषों का प्रबंधन क्या जमाकर्ताओं के और स्वयं के हित में करती है। जो क्या करती है, अपने कोषों का प्रबंधन क्या जमाकर्ताओं और स्वयं के हित में करती है, उन्हें क्या कहते हैं, हमारे संपत्ति प्रबंधन संस्थान एनबीएफसी कहते हैं। संपत्ति प्रबंधन संस्थान एनबीएफसी कहेंगे। फिर ग्रह वित्तीय एनबीएफसी संस्थाएं, क्या ग्रह वित्तीय एनबीएफसी संस्थाएं भी होती है। फिर अवसंरचना निवेश एनबीएफसी संस्थाएं जो अर्थव्यवस्था के संरचना क्षेत्र में ऋण देने के कार्य में लगी होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, अवसंरचना निवेश एनबीएफसी संस्थाएं कहते हैं। जो क्या करती है, अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक क्षेत्र में ऋण देने के कार्य में लगी होती है, उन्हें क्या कहते हैं, अवसंरचनात्मक निवेश एनबीएफसी संस्थाएं कहेंगे। तो इस तरह हमने एनबीएफसी के बारे में बहुत कुछ देख लिया। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक क्या करता है, एनबीएफसी का वर्गीकरण करता है। क्या रिजर्व बैंक क्या करता है, एनबीएफसी का वर्गीकरण करता है। तो रिजर्व बैंक के अनुसार एनबीएफसी का वर्गीकरण देखें। पहला आता टाइप ए संस्था, वे गैर बैंकीय वित्तीय संस्थाएं जो ग्राहकों के प्रत्यक्ष संपर्क से वित्तीय क्रियाएं संपादित नहीं करती हैं, न तो जनता से जमाएं स्वीकार करती है, न ही जनता को ऋण प्रदान करती है, उन्हें टाइप ए की संस्था कहते हैं। दूसरे टाइप बी की संस्थाएं, टाइप ए की संस्थाओं के अलावा शेष सारी बची हुई टाइप एनबीएफसी संस्थाएं बी संस्थाएं कहलाती है। इन पर भारतीय रिजर्व बैंक के नियम कठोरता से लागू होते हैं। जो जनता से संक्रियाएं करती है वो क्या कहलाती है, हमारी टाइप बी एनबीएफसी संस्थाएं। अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई थी उसमें सवाल पूछा गया, तो भारतीय रिजर्व बैंक मतलब रिजर्व आरबीआई के अनुसार विभिन्न प्रकार के एनबीएफसी कौन कौन से होते हैं, तो इसमें यही बताना था, टाइप ए टाइप बी। अब आता हमारा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है जो हम लेन देन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, यहाँ पे हम सामान बेचते हैं। हम का मतलब कुछ लोग तो बेचते हैं और कुछ लोग खरीदते हैं। इस खरीदने बेचने को ही ई कॉमर्स कहते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है। तो बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में, क्या सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में ई कॉमर्स वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक एवं ऑनलाइन माध्यम से, या इलेक्ट्रॉनिक एवं ऑनलाइन माध्यम से उत्पादों का क्रय विक्रय किया जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन माध्यम से क्या उत्पादों का क्रय विक्रय किया जाता है। इस प्रारूप की शुरुआत 1960 के दशक में अमेरिका से मानी जाती है। मतलब 1960 में अमेरिका में इसको शुरू कर दिया गया था, ऑनलाइन रूप से खरीदने बेचने को। तब से ये पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है और पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है इसने, ऑनलाइन रूप से खरीदने बेचने। भारत में भी है ना, पिछले 8 से 10 वर्षों में ये बहुत तेजी से फैला है। 8 से 10 वर्षों में काफ़ी तेजी से ज़्यादा फैला है प्रबंधन में हमारी ये ई कॉमर्स। तो ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये सब ई कॉमर्स के ही उदाहरण होते हैं। ये सारे सारे काम क्या होते हैं, ई कॉमर्स के ही उदाहरण है, ई कॉमर्स के जरिए ही चलते हैं। अब बात करते हैं ई कॉमर्स के कई तरह के होते हैं। एक होता हमारे ई कॉमर्स के प्रकार की बात करते हैं, एक तो हमारा बिजनेस टू बिजनेस होता है। जब क्या होता है, ऑनलाइन माध्यम से उत्पादों का व्यापारिक संस्थाओं के मध्य क्रय विक्रय किया जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यापारिक संस्थाएं, एक बेचती है संस्था और खरीदने वाली क्या होती है, संस्थाएं होती है। व्यापारिक संस्था ही बेचती है व्यापारिक संस्था को, तो इसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन या फिर ई कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कहेंगे। जैसे कोई साबुन निर्माता कंपनी के द्वारा किसी होटल को साबुन बेच दिया जाता है। क्या साबुन निर्माता कंपनी है, तो वो किसको बेच रही है, होटल को। तो दोनों के दोनों व्यापारिक संस्थाएं। जैसे कई बार जैसे क्या, अलीबाबा लोगों को सामान नहीं बेचती बल्कि कंपनी को सामान बेचती है, या फिर बड़े बड़े दुकानदार होलसेलर को सामान बेचती है। फिर आता बिजनेस टू कस्टमर, बी टू बी नहीं है, बी टू सी है, ठीक है। तो ये बी टू सी है। जब कोई व्यापारिक संस्था ऑनलाइन माध्यम से उत्पादों को अंतिम ग्राहक तक पहुंचाती है, क्या करती है, अंतिम ग्राहकों तक सामान पहुंच गया अंतिम रूप से, तो उसे क्या कहते हैं, बी टू सी। तो इससे बिजनेस टू कस्टमर प्रारूप कहते हैं। बी टू सी है ये, बी टू बी नहीं है। जैसे हमारे अमेजन, फ्लिपकार्ट क्या होते हैं, सीधा सामान लेते हैं और सीधा किसको बेच देते हैं, ग्राहकों को बेच देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बी टू सी कहते हैं। फिर आता कंज्यूमर टू कंज्यूमर,
बेचने वाला भी ग्राहक होता है, खरीदने वाला भी ग्राहक होता है। क्या होता है? बेचने वाला भी ग्राहक है और खरीदने वाला भी ग्राहक है। तो इसे क्या कहेंगे? B2 और C2C, मतलब दो ग्राहकों के मध्य उत्पादों का क्रय विक्रय ऑनलाइन माध्यम से होना कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहलाता है। जैसे हमारे OLX होता है, क्विकर होता है, तो ये सब क्या होते हैं? C2C, मतलब दो ग्राहकों के मध्य उत्पादों का क्रय विक्रय हमारे ऑनलाइन माध्यम से होना ही क्या कहलाता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहलाता है। फिर आता गवर्नमेंट टू सिटीजन, नहीं है ये, उसी नहीं है, ये टू है। क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना है। क्या? सरकारी जितनी भी सेवाएं होती है, तो सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्रारूप में नागरिकों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? हमारा गवर्नमेंट टू सिटीजन कहलाता है। तो सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्रारूप में नागरिकों तक पहुंचाना ही गवर्नमेंट टू सिटीजन कहलाता है। जैसे ऑनलाइन पंजीकरण करना, ऑनलाइन आवेदन, ई मित्र की सेवाएं, ये सब हमारे किस में गिनती आती है? हमारे गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंदर गिनती आती है। अब बात करेंगे भारत में, तो भारत में ई कॉमर्स किस तरह चलता है। तो ये तो हमारा ओवरऑल था। भारत में क्या, ई कॉमर्स के दो मॉडल अपनाए गए। क्या? भारत में ई कॉमर्स के दो मॉडल है। एक मॉडल कहता है जिसे हम कहते हैं बाजार मॉडल, दूसरा होता है स्टॉक मॉडल। एक को तो बाजार मॉडल कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं? स्टॉक मॉडल कहते हैं। तो बाजार मॉडल क्या है? तो इस प्रकार के प्रारूप में क्या पंजीकृत ई कॉमर्स कंपनी क्या क्रेता और विक्रेता के मध्य मध्यस्थ के रूप में उत्पादों का ऑनलाइन क्रय विक्रय करती है। तो इसे क्या कहते हैं? बाजार मॉडल कहते हैं। कि इसमें जो मध्यस्थ कंपनियां हैं, क्या, तो कंपनियां होती है जो क्या क्रेता और विक्रेता के बीच में केवल मध्यस्थ के रूप में काम करती है, बल्कि उनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता। वो केवल सामान एक जैसे उठाया और दूसरे को दे दिया, तो क्या प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती है बाजार मॉडल के अंदर। ठीक है, जैसे हमारे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो, इसमें क्या 100% FDI की अनुमति होती है। मतलब इसमें यदि कोई कंपनी पैसा निवेश करना चाहे बाहर से FDI के रूप में, इसमें 100% पैसा निवेश किया जा सकता है। तो इसमें 100% FDI की अनुमति है। तो बाजार मॉडल की बात करें तो इस प्रकार के प्रारूप में पंजीकृत ई कॉमर्स कंपनियां क्रेता और बाजार विक्रेता के मध्यस्थ के रूप में उत्पादों का ऑनलाइन क्रय विक्रय करवाती है। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, इसमें का 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति होती है। फिर आता है स्टॉक मॉडल। जब कोई कंपनी प्रत्यक्षतः स्वयं के उत्पाद ऑनलाइन माध्यम से ग्राहकों को बेचे, मतलब ऑनलाइन से बेच रहे हैं। जैसे हमारे नाइक का जो स्नैप और नाइकी है, एडिडास है, बहुत सारी कंपनी, वुडलैंड है, तो इनके ऑनलाइन भी बेचती है और स्टोर भी है खुद के। तो खुद की साइट है, खुद ही बेच रही है और खुद का ही सामान है, तो इसे हम कहते हैं स्टॉक मॉडल। और इस प्रारूप में केवल 49% FDI की अनुमति है, इससे ज़्यादा नहीं होती। इस मॉडल में क्या होता है? 49% ही FDI की अनुमति होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, इससे ज़्यादा देनी भी नहीं है। तो हम देख सकते हैं भारत में ई कॉमर्स के प्रारूप हमने देख लिए, दो तरह के, तो बाजार मॉडल और स्टॉक मॉडल। अब ई कॉमर्स नीति आई हुई थी 2018 की। ई कॉमर्स नीति हमारी 2018 की क्या कहती है उसे देखें। ई कॉमर्स क्षेत्र को सुचारू रूप से संचालित करने, क्या, ई कॉमर्स क्षेत्र को सुचारू रूप से संचालित करने और इस क्षेत्र में अनुचित व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, क्या, ई कॉमर्स क्षेत्र को सुचारू रूप से संचालित करने और इस क्षेत्र में अनुचित व्यापार को नियंत्रित करने के लिए यह नीति भारत सरकार के द्वारा घोषित की गई थी। जिसके क्या प्रावधान थे देखिए। पहला प्रावधान था ई कॉमर्स व्यापार को नियमित करने के लिए पृथक नियामक संस्था को स्थापित करने की प्रावधान था कि एक अलग से संस्था बननी चाहिए जिसका काम यही हो कि ई कॉमर्स को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। ई कॉमर्स कंपनियों के लिए GST में पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया। क्या किया गया? ई कॉमर्स कंपनियों के लिए GST में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया। कोई भी ई कॉमर्स कंपनी जो बाजार मॉडल पर कार्य करती है, क्या, कोई भी ई कॉमर्स कंपनी जो क्या बाजार मॉडल पर कार्यरत है, स्वयं के सहायक उत्पादों का विक्रय नहीं कर सकती। इसी वजह से अमेजन पे जुर्माना लगाया गया। क्यों? क्योंकि वो अपने खुद के जो अमेजन बेसिस नाम से एक प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को अपने खुद की साइट पर ही बेचने लगे, इसलिए अमेजन पे जुर्माना लगाया गया कि कोई भी ई कॉमर्स कंपनी जो बाजार मॉडल पे काम करती है, स्टॉक मॉडल पे नहीं, स्वयं के सहायक उत्पादों का विक्रय खुद की साइट पर नहीं कर सकती। ऑनलाइन एजेंटों को अनुचित व्यापार करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। तो ऑनलाइन एजेंट है वो यदि अनुचित व्यापार करते उनको सजा दी जाएगी। जैसे कई बार क्या फ़ोन मंगाया क्या निकल जाता है, साबुन निकल जाता है। तो इस तरह का कोई व्यापार करता है तो उसे सजा का प्रावधान किया गया है। अब बात करें ई कॉमर्स से फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। तो हम क्या समझते हैं, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, दोनों
चीज़ देखते हैं। ई कॉमर्स के फायदे और नुकसान। लाभ क्या है? इससे समय और धन की बचत होती है। ई कॉमर्स से क्या होता है? समय और धन की बचत होती है। क्यों? क्योंकि आपको जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं, मोबाइल लिया, जो चाहिए वो ले लिया। पैसे की बचत होती है। क्यों? कंपेयर कर सकते हैं दो सामानों को। फिर क्या होता है? आकर्षक छूट का लाभ मिलता है। कई बार क्या, कुछ सामानों पर क्या छूट दे दी जाती है, तो हमें तो सस्ती मिल जाती है, इसका फायदा रहता है। तीव्र प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को लाभ रहता है। क्या होता है? तेज प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन, इससे ग्राहकों को लाभ रहता है। गुणवत्ता और कीमत का आसानी से तुलनात्मक अध्ययन होता है। क्या? गुणवत्ता और कीमत का आसानी से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सी साइट पे कौन सा चीज़ कितने रुपये मिल रही है, तो दूसरी जगह वो चीज़ कितने मिल रही है, इस चीज़ का आसानी से पता लगाया जा सकता है। कुशल समग्र बाजार विकास और तकनीकी कुशलता में वृद्धि होती है। क्या? कुशल समग्र बाजार विकास और तकनीकी कुशलता में वृद्धि होती है। और 24/7 सेवाएं उपलब्ध होती है, मतलब 24 घंटे 7 दिन सेवाएं उपलब्ध है। ऐसा तो है नहीं कि रात को ई कॉमर्स काम नहीं करता, ई कॉमर्स 24 घंटे काम करता है। अब जब कंपनियां बहुत बढ़िया काम करेगी तो सरकार का तो राजस्व बढ़ेगा ही, टैक्स में बढ़ोतरी होती है। तो हमने ई कॉमर्स के कौन कौन से फायदे देखे? समय और धन की बचत होती है, आकर्षक छूट का लाभ मिलता है, तीव्र प्रतिस्पर्धा से क्या होता है? ग्राहकों को लाभ रहता है, गुणवत्ता और कीमत का आसानी से तुलनात्मक अध्ययन हो पाता है, कुशल समग्र बाजार विकास और तकनीकी कुशलता में वृद्धि होती है, 24/7 सेवाएं उपलब्ध रहती है, और सरकारी कर राजस्व में वृद्धि होती है। अब हानि देख लेते हैं, नुकसान क्या है इससे। इनसे नुकसान क्या क्या होता है? पहला नुकसान होता है छल कपट और ठगी की ज़्यादा संभावना रहती है, लेकिन अब नहीं रहती। पहले क्या होता था कि जो सामने से कहा तो जो डिलीवरी मैन होता था वो भी लेने से मना कर देता था, तो कह देता था कि भैया हमारा काम केवल केवल क्या, एक जगह से दूसरी जगह सामान देना होता है, हमें कुछ नहीं पता इसके अंदर क्या है और क्या नहीं। अनचाही खरीद पर अधिक भार। क्या? कई बार क्या है कि जब आप खरीदने लगते हैं तो बेकार की चीज़ भी खरीद लेते हो। क्यों? क्योंकि इसके साथ वह फ्री है, उसके साथ वह फ्री, तो ऑफर के चक्कर में क्या है, आप बेकार की चीज़ें, फालतू की चीज़ें बहुत ज़्यादा खरीद लेते हो। उपभोक्ताओं के लिए विकल्प के चयन की सुविधा का अभाव। कई सामान होते हैं जिसका विकल्प नहीं होता है। क्या? कई सामान होते हैं जिन पर विकल्प नहीं होता, तो ग्राहकों को कई बार वो भी खरीदना पड़ता है। आप उनसे मोल भाव नहीं कर सकते। ग्राहक क्या है, जो हमारे ऑनलाइन साइट है, ऑनलाइन साइट पे किसी भी तरह का कोई मोल भाव कर भी नहीं सकते। गलाघाट प्रतिस्पर्धा से परंपरागत व्यवसाय को हानि रहती है। क्या? गलाघाट प्रतिस्पर्धा है, तो गलाघाट प्रतिस्पर्धा थी क्या, परंपरागत व्यवसाय को हानि होती है। तकनीकी कुशलता की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल रूप से जो मोबाइल चलाना जानते हैं, नेट चलाना जानते हैं, वही इसका लाभ ले सकते हैं। और फिर असुरक्षित भुगतान प्रणाली। कई बार नेट चलते चलते अचानक रुक जाता है तो आपके पैसे अटक जाते हैं, खाते से पैसे कट जाते हैं, सामने जाते भी नहीं है, तो इस तरह से आपका ट्रांजैक्शन भी फेल हो जाता है। तो नुकसान क्या क्या? छल कपट और ठगी की अधिक संभावना रहती है, अनचाही खरीद का अधिक भार रहता है, उपभोक्ताओं के लिए विकल्प की चयन की सुविधा का अभाव रहता है, मोल भाव की सुविधा का अभाव रहता है, गलाकाट प्रतिस्पर्धा से क्या होता है, परंपरागत व्यवसाय को हानि होती है, तकनीकी कुशलता की आवश्यकता पड़ती है, और असुरक्षित भुगतान प्रणाली। क्या? असुरक्षित भुगतान प्रणाली है भी है ये। अब बात करते हैं ई कॉमर्स के साथ अब क्या है, ई विपणन देखते हैं, मतलब ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग मतलब ई विपणन। तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन प्रारूप। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन प्रारूप में संस्था के द्वारा उत्पादों को विपणन किया जाता है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन प्रारूप में संस्था के द्वारा उत्पादों का विपणन किया जाता है। जब क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, जब इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का विज्ञापन, प्रचार प्रसार और ग्राहकों के साथ संप्रेषण, उत्पादों का वितरण किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ई विपणन कहेंगे। तो ई विपणन की क्या परिभाषा है कि जब इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का विज्ञापन, प्रचार प्रसार, ग्राहकों के साथ संप्रेषण और उत्पादों का वितरण किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, ई विपणन कहते हैं, जिसे वर्तमान समय में इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग ऐसे कई नामों से जाना जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं जिनसे आप जान सकते हो। अब आता है हमारे क्या, ई मार्केटिंग के प्रकार। ई मार्केटिंग कितने तरह की होती है? ई मार्केटिंग के प्रकार की बात करें, पहला आता है ईमेल मार्केटिंग। तो जब किसी कंपनी के द्वारा अपने उत्पाद की जानकारी ग्राहकों को ईमेल के माध्यम से भेजी जाती है। किसके माध्यम से? जब किसी भी
कंपनी के द्वारा अपने उत्पाद की जानकारी ग्राहकों को क्या ईमेल के माध्यम से भेजी जाती है, जैसे ईमेल मार्केटिंग कहेंगे। फिर आता है सोशल मार्केट नेटवर्किंग। तो जब विभिन्न सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से उत्पाद की जानकारी प्रेषित की जाती है, तो इसे सोशल नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। किसके माध्यम से भेजी जा रही है? ये सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से उत्पाद की जानकारी जब भेजी जाती है तो इसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। और यूट्यूब मार्केटिंग की बात करें तो जब उत्पाद की जानकारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है तो इसे यूट्यूब मार्केटिंग कहते हैं। तो इस तरह ई मार्केटिंग कई साधन हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल 3 ही साधन होंगे, इससे ज़्यादा भी साधन हो सकते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, मार्केट नेटवर्किंग और यूट्यूब मार्केटिंग। अब ई मार्केटिंग के क्या क्या फ़ायदे रहते हैं? फ़ायदे ज़्यादा है, नुकसान कम है। इसके क्या फ़ायदे ज़्यादा है, नुकसान कम है? तो नुकसान तो क्या होता है? सामान तो बिक ही रहा है। बात करें ई मार्केटिंग के फ़ायदे लाभ, इस माध्यम से उत्पाद की विश्वव्यापी पहचान बनाई जा सकती है। क्या जो उत्पाद है उसको क्या पूरे देश के अंदर आसानी से बेचा जा सकता है, ये दुनिया में भी बेचा जा सकता है। तो इस माध्यम से क्या उत्पाद की विश्वव्यापी पहचान बनाई जा सकती है। अपेक्षाकृत कम लागत आती है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते, अपेक्षाकृत कम लागत आती है। संदेश फैलाते हुए वायरल ग्राहकों तक पहुंचाई जा सकती है, मतलब बहुत कम समय में बहुत सारे ग्राहकों तक अपनी सूचनाएं पहुंचाई जा सकती है। कि जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ी कंपनी जैसे मैगी कंपनी है, मैगी कंपनी अपनी पॉलिसी के अंदर कोई भी चेंज करती है तो इनके माध्यम से वो ग्राहकों को तुरंत बता सकती है कि हमारी पॉलिसी में क्या चेंज हुआ है। बात कर ग्राहकों को उत्पाद में होने वाले परिवर्तन से आसानी से सूचित किया जा सकता है, ग्राहकों को ये बताया जा सकता है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या चेंज हुआ है। विज्ञापन को आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या विज्ञापन को आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। उत्पाद की गुणवत्ता को ग्राहकों के मांग के अनुसार लोचशील बनाया जा सकता है। क्या उत्पाद की गुणवत्ता को ग्राहकों की मांग के अनुसार कैसे बनाया जा सकता है? लोचशील, कि ग्राहक जैसी डिमांड करते हैं। कई बार सर्वे भी कराया जाता है या ऑनलाइन सर्वे कराया जाता है, जिससे पता लगाने की कोशिश की जाती है कि जनता को क्या चाहिए। तो उत्पाद की जो गुणवत्ता है उसको ग्राहक की मांग के अनुसार लोचशील बनाया जा सकता है, कि ग्राहक जैसे कहे वैसे चेंज कर दो। आज का हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, जिसे कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इसके बारे में बातचीत करें। ये भी एक टॉपिक है। जो हमारा व्यवसाय है तो व्यवसाय के संसाधनों का वह नेटवर्क, व्यवसाय के संसाधनों का वह नेटवर्क जिसमें ग्राहकों को उत्पाद मतलब माल और सेवा प्रदान करने वाले कई चरणों को शामिल किया जाता है। व्यवसाय के संसाधनों को वह नेटवर्क जिसमें ग्राहकों को उत्पाद मतलब माल और सेवा प्रदान करने वाले कई चरणों को शामिल किया जाता है, अर्थात कच्चे माल के क्रय से लेकर निर्मित माल को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के चरण को आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं। पहुंचाने के चरण को क्या बोलते हैं? आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं, जिसका उचित प्रबंधन ही क्या कहलाता है? आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कहलाता है। परिभाषा के रूप में देखें तो आपूर्ति श्रृंखला के संचालन को यथासंभव प्रभावी ढंग से नियोजित, कार्यान्वित और नियंत्रित करने की प्रक्रिया हमारी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कहलाती है। आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों को इस प्रकार संबंधित करना जिससे कि ग्राहक को लागत का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो और संस्था प्रतिस्पर्धी बाजार में अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके, तो ये हमारे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कहलाता है। ये 2021 के अंदर इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की परिभाषा से इसकी पूरी डिटेल अगले पार्ट में आएगी, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आप इसके बारे में पूरी डिटेल जान पाएंगे। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को दोबारा से शुरू करेंगे अगले पार्ट के अंदर। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं कि हम किस तरह से और सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।